Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो हमने क्या है कि जालोर और रणथंभौर के चौहान, जब हम चौहान वंश पढ़ रहे हैं तो उसमें कंप्लीट कर लिए थे। वैसे शुरू चौहान वंश यहाँ से होता है, सांबर या शाकंभरी के चौहान से, लेकिन उस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर याद रहेगा। आज हम करेंगे सांबर या शाकंभरी के अजमेर के चौहान, ठीक है। सबसे पहले जब ये बात आती है, किसी भी हम वंश को पढ़ते हैं तो उसकी उत्पत्ति की बात आती है। तो मेन जो इसकी उत्पत्ति के विभिन्न स्रोत बताए हैं विभिन्न विद्वानों ने, तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, स्रोत। तो जो चंद्रबरदई, मोहणोत नैन्सी, और सूर्यमल मिश्रा, इन तीनों ने, इनको चंद्रबरदई, मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रा ने इनको अग्निकांड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। तो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड की उत्पत्ति का, इन्होंने ये कहा कि अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ के चार वंश निकले, जैसे प्रतिहार, परमार, प्रतिहार पैसे प्रतिहार पैसे परमार और चालुक्य व चौहान। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत है तो इनमें से कौन सा वंश, कभी एक दूसरा दे दिया जाता है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य। तो आपको याद होना चाहिए कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड की उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार जो चार वंश की उत्पत्ति मानी गई वो प्रतिहार, परमार, चालुक्य व चौहान थे। अब जो जेम्स टोड स्मिथ व कुक, जो ये विदेशी विद्वान थे, इन्होंने क्या माना। एक था जेम्स टोड, स्मिथ व क्रुक, इन्होंने इन्हें विदेशी माना। क्या माना? विदेशी। तीसरा पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य, मीर रासो, व डॉक्टर गौरी शंकर, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर व हीराचंद ओझा। इन्होंने चौहानों को क्या माना? सूर्यवंशी। इन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी माना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। चौथा जो सिद्धांत था
बिजोलिया शिलालेख के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, ठीक है, वत्स ऋषि के वंशज या वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण मानना है। ये चीज आपको पता आनी चाहिए, ठीक है। पहली बात क्या कि जो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई उसमें कौन कौन से प्रमुख वंश थे? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। उसके बाद जेम्स रोड स्मिथ व क्रुक ने क्या माना? विदेशी। और पृथ्वीराज विजय हमीर, महाकाव्य हमीर, रासो और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने चौहानों को माना सूर्यवंशी। और बिचौलिया शिलालेख के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना इन्हें ब्राह्मण। तो जो चौहानों का मूल स्थान है वो स्पालदक्ष झील, ठीक है, जो स्पालदक्ष जिसको वर्तमान में कहते हैं सांबर झील के आसपास, अजमेर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, जिसे जांगल देश या स्पालदक्ष या अहि छत्रपुर के नाम से प्रसिद्ध था। तो जो जंगल देश है उसमें बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ का हिस्सा आता है। और इनकी राजधानी उस टाइम थी अहि छत्रपुर नागौर। पालदक्ष कहा गया सांबर को और अहि छत्रपुर नागौर को। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है कि अहि छत्रपुर वर्तमान में नागौर का क्या नाम था? प्राचीन नाम अहि छत्रपुर। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील का प्रवर्तक है वो वासुदेव चौहान को मूल पुरुष मानता है। मतलब ऐसे मानता है कि जो वासुदेव है वहीं से ही इस वंश की शुरुआत हुई थी। और इसका शुरुआत लगभग 551 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद इसके प्रतापी शासक पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं वासुदेव चौहान। वासुदेव, हाँ, तो इसका काल 551 ईस्वी के समय और उसे चौहानों का वो चला जाता है। तो इसने की थी चौहान वंश की स्थापना। ऐसे चौहान वंश की स्थापना, ठीक है। और चौहानों का आदि पुरुष पूछ लेते हैं किसे मानते हैं, वो आपका याद होना चाहिए, वासुदेव। चौहानों का आदि पुरुष, जैसे ये सांबर झील है, मान लिया, मतलब वैसे नहीं है ये सांबर झील। इसके आसपास के एरिया को क्या कहते हैं? पाल दक्ष, ठीक है। पाल दक्ष क्षेत्र था ये, पहले इस नाम से जाना जाता था। और इसकी जो राजधानी थी वो थी ही अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर, जो कि वर्तमान में नागौर के नाम से जानी जाती है वर्तमान में, ठीक है। और सांबर झील का निर्माता वासुदेव को माना जाता है, ठीक है। अब हम जो इसका प्रथम प्रतापी शासक है विग्रहराज द्वितीय, वहां से शुरुआत करेंगे। अब हम देखते हैं विग्रहराज द्वितीय शासक, प्रमुख शासक प्रतापी। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रमुख प्रतापी शासक। प्रमुख प्रमुख प्रतापी शासक। तो पहला प्रतापी शासक यहाँ पे आता है
वो है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय, तो आप इसे द्वितीय ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत हो। अब देखो इन्होंने क्या है कि आरंभ के चौहान के शासकों में प्रतापी शासक माना जाता है विग्रहराज द्वितीय को। तो आरंभ के चौहानों के शासकों में प्रतापी शासक किसे माना जाता है, विग्रहराज द्वितीय को। और इनका युद्ध किसके साथ हुआ, गुजरात का एक शासक था, छोटा सा युद्ध था, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने गुजरात के शासक मूलराज को हराया था। मूलराज, इसके आक्रमण की जानकारी कौन से लेख से मिलती है, यहाँ पे विग्रहराज द्वितीय ने किया था मूलराज पर आक्रमण। ठीक है, तो इसमें मूलराज की हुई थी हार और विग्रहराज की हुई थी जीत। और जो ये इस युद्ध की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो जो युद्ध की जानकारी है वो मिलती है हर्षभिलेख से। इससे हर्षभिलेख। अब अगला शासक आता है जो प्रमुख प्रतापी शासक अजयराज। तो अजयराज से सब सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसके बाद से जो भी आएंगे। अजयराज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अजमेर शहर बसाया अजमेर शहर बसाया था। अजयराज का जो शासनकाल है वो है माना जाता है 1105 से 1133 ईस्वी। तो ये शासनकाल भी आपको याद होना चाहिए, 1105 से 1133 ईस्वी तक का शासनकाल अजयराज का शासनकाल माना जाता है। और इन्होंने अजमेर शहर कब बसाया, सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, अजमेर शहर किसने बसाया, वो बसाया अजयराज ने। और दूसरी बात पता होनी चाहिए कब बसाया, तो 1113 1113 ईस्वी में। और कौन सी पहाड़ी पे मतलब है अजमेर दुर्ग, वो है बीठली पहाड़ी, इसलिए इसे गढ़ बीठली भी कहते हैं। बीठली पहाड़ी, इसलिए इसको गढ़ बीठली भी कहते हैं। और यहाँ पे जो दुर्ग है वो कौन सा है, अजमेरू दुर्ग, ये मेरू दुर्ग, या इसे कहते हैं गढ़ बीठली। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, अजमेर दुर्ग को। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए अब क्या हुआ कि एक घटना हुई थी के बाद से इसका नाम तारागढ़ भी पड़ गया, और तारागढ़ वैसे एक दूसरी जगह भी है टोंक में भी। तो इसमें आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, अजमेर दुर्ग को तारागढ़ क्यों कहा गया। जैसे ये अजमेर दुर्ग, वो क्या कि जब ये मेवाड़ के महाराजा पृथ्वीराज सिसोदिया का यहाँ शासन हुआ, पृथ्वीराज सिसोदिया,
जो प्रसिद्ध था उड़ना राजकुमार के नाम से। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज सिसोदिया। तो इन्होंने क्या अजमेर दुर्ग की कराई थी मरम्मत। ठीक है। और उन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम रखा था तारागढ़। तो इसे तारागढ़ भी कहते हैं। ठीक है। गढ़बीटली भी कहते हैं, अजमेरू दुर्ग कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं और तारागढ़ कहते हैं। और जो अजय राज शासक थे अजमेर के, जिन्होंने अजमेर को बसाया था, उन्होंने अजय प्रिय दंभ सिक्के भी चलाए। कौन से सिक्के? अजय प्रिय द्रम सिक्के चलाए। ठीक है। और इन सिक्कों में क्या खास बात थी कि उसकी पत्नी कोमल देवी का नाम भी मिलता है इस पे। देवी का नाम सिक्कों पे मिलता है। और जो अजय राज है, इन्होंने दिगंबरों व श्वेतांबरों के साक्षात की अध्यक्षता भी की थी एवं पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भी प्रदान किया था। दिगंबर व जैन दिगंबर व श्वेतांबरों के साक्षात की अध्यक्षता किसने की? जयराज ने। अब नेक्स्ट जो हम शासक पढ़ेंगे वो है अर्णोराज। शासक अर्णोराज को अन्य नाम से जाना जाता है अन्ना जी। इनको आपको क्रम भी याद होना चाहिए शासकों का। ठीक है। तो प्रमुख शासक है उन्हीं का क्रम, बाकी का नहीं। और इनका जो शासनकाल था वो माना जाता है 1133 से 1155। और जो पहला अजय राजा है उनका शासक क्या था? 1105 से 1133। तो जो अर्णोराज है इन्होंने क्या किया? अन्ना सागर झील का भी निर्माण करवाया और प्लस में इन्होंने तुर्कों व मालवा के शासकों को परास्त भी किया। लेकिन ये गुजरात के एक शासक है कुमारपाल चालुक्य, उनसे ये परास्त हो गए खुद। तो इनकी सबसे पहले अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण। अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया? अर्णोराज ने। नाम से ही स्पष्ट होता है। अन्ना सागर झील का निर्माण व वराह मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया। अब क्या है कि हमने पढ़ा था जब झील के बारे में पढ़ रहे थे अन्ना सागर के, तो यहाँ पे सुभाष उद्यान है। सुभाष उद्यान किसने बनवाया? इसे दौलत बाग भी कहते हैं। इसका जहांगीर ने कराया था निर्माण अन्ना सागर झील में। और यहाँ पे एक और जगह है बारादरी। बारादरी का तो दौलत बाग का निर्माण तो जहांगीर ने और बारादरी का निर्माण शाहजहां ने। और पुष्कर में जो वराह मंदिर का निर्माण है वो अर्णोराज ने करवाया था।
पुष्कर में वराह मंदिर का जो निर्माण किसने, अर्णोराज ने करवाया। तो अर्णोराज है, इनका एक पुत्र था जगदेव, और इनकी अपने पुत्र द्वारा हत्या कर दी गई। तो जगदेव को माना जाता है पितृहंता शासक। तो इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। इन्होंने तुर्कों व मालवा शासक, तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया था। कोई प्रमुख वैसे युद्ध नहीं लड़ा जो अपने एग्जाम में आता हो, लेकिन ये गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से खुद परास्त हुए। अब हम देख लेते हैं अर्णोराज। अर्णोराज के जो पुत्र है उसका नाम क्या था, जगदेव। जगदेव ने क्या किया था, अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र द्वारा की गई। अपने पिता की हत्या, अपने पिता की क्या की। तो पितृहंता शासक कौन हो गया, जगदेव। पितृहंता शासक जगदेव। के बाद जो प्रमुख प्रतापी शासक आता है वो है विग्रहराज चतुर्थ, इम्पोर्टेंट। के बाद जो आता है शासक विग्रहराज चतुर्थ। इसका जो शासनकाल माना जाता है 1158 से 1163 ईस्वी तक। और इस विग्रहराज चतुर्थ ने क्या, तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया था और अपना साम्राज्य विस्तार को दिल्ली तक बढ़ाया था। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि चौहानों का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के काल को। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो चौहानों का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के काल को। दूसरी खास बात, दिल्ली तक साम्राज्य विस्तार। और दिल्ली तक साम्राज्य विस्तार कैसे किया, तोमरों को पराजित कर। तो तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार किया। यहाँ से क्या है कि पूरे लगभग एक भारत पे, उत्तर भारत पे इनका शासन हो गया था। और जो विग्रहराज है, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। अब इन्हें कुछ उपाधियां भी दी गई। तो कौन सी थी उपाधि, वो थी कवि बांधव। दो या कट्टी बांधव भी बोलते हैं, तो ये भी इन्हें कहा गया। और इन्होंने एक हरिकेली नाटक
संस्कृत में लिखा नाटक था हरिकेली नाटक, ये भी पूछा जाता है। तो ये किस भाषा में है? संस्कृत में। और इन्होंने एक अजमेर में संस्कृत पाठशाला भी बनवाई, जिसे क्या है कि गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा कर वहाँ पे 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया, जो कि उनका प्रमुख कार्य था। बस कोई भी मंदिर है उसको तोड़वा के वहाँ पे मस्जिद बनाना। अजमेर में क्या थी? संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की? और यहीं पे ये एक अकेले नाटक भी उत्कीर्ण किया गया। तो जो संस्कृत पाठशाला थी, इसमें था एक सरस्वती, अब यहाँ पे था मोहम्मद गोरी का गुलाम। ये बात तो बात की है, लेकिन इसे उड़वा के बनाए इसके लिए अपने देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने क्या किया? इसको उड़वा दिया और यहाँ क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और इसलिए यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स या मेला भी लगता है पंजाब शाह का, ये पूछा जाता है। तो 2.5 दिन का उर्स कहाँ लगता है? पंजाब शाह संत है कोई, पंजाब शाह के संत का 2.5 दिन का उर्स कहाँ पे लगता है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये अजमेर के अंदर लगता है। और जो विग्रह राजा, इन्होंने बिसल बिसलपुर बसा के वहाँ पे बिसलपुर झील भी बनवाई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। और शैव मतावलंबी होने के कारण इन्होंने धर्म घोष सूरी के आदेश से पशुवध पर भी, एकादशी के दिन पशुवध पर भी अंकुश लगवाया था इन्होंने। और इसके बाद जो शासक बना था पृथ्वीराज द्वितीय, जो मुख्य बात आती है कि इनके समय में कवि थे, उन्होंने किस ग्रंथों की रचना की? जो नरपति नाल है, नरपति, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये विसल देव रासो का नाम दे देगा, आप पूछेगा किसने रचना की? विसल देव रासो। तो ये थी नरपति नाल द्वारा। दूसरी है सोमदेव द्वारा ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज। इसके बाद जो प्रमुख शासक आता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और वैसे भी इतिहास में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट युद्ध हुए, प्रमुख युद्ध हुए, और वो भी बहादुरों से लड़ाई हुई। तो शासक जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इम्पोर्टेंट।
पृथ्वीराज चौहान ऐसे भी लिख सकते हैं और तृतीय ऐसे भी इनका जो शासनकाल रहा वो 1177 से 1100 और किसी का ये ट्रेनर है इसका शासनकाल जरूर याद रखना 1177 से 1192 ईस्वी तक। तो पहली बात पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ। जन्म हुआ 1166 ईस्वी में और सबसे कम आयु में यही बना शासक 11 साल की। और इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर कौन थे इनके पिता। और इनकी माता जो है संरक्षिका मानी जाती है वैसे कर्पूरी देवी। संरक्षिका पत्नी थी इनकी संयोगिता जिसके पीछे ही ये उत्तरायण का दूसरा युद्ध आ रहे थे। और इनका पुत्र है गोविंदराज चौहान। और उस समय इनका जो प्रधानमंत्री था कैमास या कैलाश कैलाश भी बोल देते हैं इसे। और जो पृथ्वीराज चौहान है उनको जो प्रमुख उपाधियां दी गई वो कौन सी थी। राय पिथौरा या दल पंगुल या विश्व विजेता। दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। तो एक तो राय पिथौरा किसे कहा गया आपको पता होना चाहिए अच्छे से। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ठीक है तृतीय भी याद रखना। वह दल पंगुल दल पंगुल दल पंगुल का मतलब होता विश्व विजेता विश्व विजेता। हम देखेंगे कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनके समय के प्रमुख दरबारी कवि भी थे वो कौन कौन से थे। तो प्रमुख दरबारी कवि विद्वान लिख सकते हैं आप इनको क्योंकि इनमें से कुछ कवि थे कुछ विद्वान। दरबारी विद्वान सबसे पहले आते चंद्र बरदई जिसके बारे में सबको पता ही है। उसके बाद है जानक जिन्होंने लिखी पृथ्वीराज विजय ठीक है। तीसरे हैं वागीश्वर। चौथे हैं विद्यापति गौड़। पांचवें हैं आशाधर। छठे हैं जनार्दन। अब हम बात करेंगे प्रमुख युद्धों की अच्छे से कैसे कैसे युद्ध हुए। और इम्पोर्टेंट एक बात यह कि इन्होंने बंडानक जाति के विद्रोह का दमन किया। ठीक है। दूसरी नागार्जुन के विद्रोह का दमन। अब होता है 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध। 1182
ईस्वी में जो पहला युद्ध होता है वो होता है महोबा का। ये किस किस के बीच में होता है? ये परमर्दी देव चंदेल व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में होता है। तो ये हम देखेंगे। अभी इसका पेन कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। अजमेर या पूरे भारत के मान सकते हैं शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो अजमेर के शासक हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और यहाँ पे है महोबा। महोबा के हैं परमर्दी देव चंदेल पर मर्दी देव चंदेल। तो इनके दो एक प्रतापी शासक थे जिनका नाम अभी तक चलता है, आला व उदल। आला व उदल। जब पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ किया इन पे आक्रमण, तो इस युद्ध में जो जीत हुई वो पृथ्वीराज चौहान की हुई। और 1187 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गुजरात भी जीता था। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हुई जीत और मर्दी देव चंदेल की हुई हार। और लेकिन ये दोनों हो गए वीर गति को प्राप्त। और ये बहुत ही प्रतापी, बहुत ही अच्छे से लड़े, मतलब इन्होंने बहुत दमखम दिखाया है इस युद्ध में। इसके बाद जो प्रमुख युद्ध आता है वो है तराइन का प्रथम युद्ध, जो होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच में। तो मोहम्मद गोरी ने क्या है, वैसे तो बहुत बार भारत पे आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उन आक्रमण में सफल नहीं हो पाया था। गुजरात के साइड से भी उसने आक्रमण करने की कोशिश की, वहाँ से भी वो सफल नहीं हो पाया, बहुत बार धैर्य दिया गया। लेकिन फिर वो, अब जो मुख्य जो युद्ध होता है वो 1191 ईस्वी में होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध ये तराइन नामक जगह पे होता है, ये हरियाणा में है। और मेन फिर ये 1192 में दोबारा आता है। पहले हम सिर्फ 1191 के युद्ध की बात करेंगे। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है गजनी का शासक मोहम्मद गोरी। ठीक है, अफगानिस्तान का था ये। वैसे इसको शिहाबुद्दीन गोरी भी कहते थे। और यहाँ पे अजमेर का शासक है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इनका जो सेनापति था प्रमुख, जो इस युद्ध में लड़ा, उसका नाम है चामुंड राय। इस बार इसने क्या आक्रमण कहाँ से किया? बठिंडा से। पहले इसने तबर हिंद पर अधिकार किया। वहाँ पे तबर हिंद, बठिंडा पे इसने अधिकार कर लिया था। और फिर ये आता है तराइन के मैदान में।
और यहाँ से जो पृथ्वीराज चौहान के साथ दे रहे हैं वो दिल्ली का गवर्नर गोविंदराज तोमर। ये गोविंदराज तोमर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का युद्ध होता है राइन में। इधर से पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके सेनापति चामुंड राय, और दिल्ली से गवर्नर इनके जो साथ दे रहे हैं वो गोविंदराज तोमर। तो इसमें क्या है कि ये गोविंदराज तोमर ही होते हैं, घायल हो जाते हैं। और इस युद्ध में जो जीत होती है वो पृथ्वीराज चौहान की होती है, और ये हार जाता है मोहम्मद गोरी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की इतनी गलती होती है, इसे जिंदा जाने देता है। अब जो अगला युद्ध होता है, दोबारा आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी। तराइन के दूसरे युद्ध में। एक सेकंड। तो 1192 ईस्वी में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो इसमें क्या होता है कि इससे पहले एक घटना होती है, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये है जो जयचंद गढ़वाल है, उनकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान तृतीय स्वयंवर से उठाकर ले आते हैं और उनके साथ विवाह कर लेते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि जो जयचंद गढ़वाल है वो मोहम्मद गोरी का साथ देता है युद्ध में, और छल कपट के साथ मोहम्मद गोरी ये युद्ध जीत लेता है। तो यहाँ से गजनी का शासक कौन है? मोहम्मद गोरी। और अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और यहाँ पे पहले ये कहे कि मोहम्मद गोरी संधि वार्ता के लिए भेजता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। किसके को भेजता है? किवाम उल मुल्क को। ये क्या हुआ? संधि वार्ता के लिए भेजता है। फिर होता है उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध। तो इसमें जब भी जयचंद इसका साथ देता है मोहम्मद गोरी का, तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है यहाँ पे। और इसी के साथ ही तुर्की राज्य का दिल्ली में स्थापना हो जाती है। तुर्कों की या मुगलों की नींव रखी जाती है। और यहाँ पे चौहान वंश का अंत माना जाता है इसको। दिल्ली से वैसे नहीं, वैसे तो आगे और भी चलेगा, अलौर के चौहान जो हमने पढ़ लिया था। और तुर्क शक्ति की हमने कह सकते हैं यहाँ पे पूरा स्थापना हो जाती है। तो उसको पूर्णतः नष्ट नहीं किया था 1191, तो ये बहुत बड़ी भूल थी पृथ्वीराज चौहान की। अगर वहाँ पे ये इसे पूर्णतः नष्ट कर देते तो दोबारा ये नहीं होता, और ना ही ऐसी शक्तियों की स्थापना भारत में होती। और दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया।
जो ये अजमेर या सांबर के चौहान है या इनके प्रमुख प्रतापी शासक है, ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय वीर विद्या गुणी व गुणीजनों का सम्मान करने वाला था, ऐसा कहा जाता है। और पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक हमने पढ़ा था, और पृथ्वीराज रासो के हैं चंद्रबरदई। अब इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे वो वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम देख लेंगे सिरोही और हाड़ौती के चौहान, बूंदी के चौहान। ठीक है, बस इसके बाद ये दो ही रहे हैं चौहान वंश में, सिरोही के चौहान और हाड़ौती के चौहान। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो अजमेर के, जालौर के, रणथंभौर के, ये तीन ही हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर joining Discover Rajasthan. If you like my content, so share and subscribe.